हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीसी बाय उमर। आज हम F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहा जाता है। बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसमें हम ये चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि डिफाइन कर सकेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और वो क्यों बनती है। उसके अलावा उनमें कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके अलावा वो अलग अलग सेक्टर में वर्क करती हैं, इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल में, तो उनके क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह, किस तरीके से वो काम करती हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि कमर्शियल, जैसे कि हर कोई कर रहा होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए। पब्लिक सेक्टर, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे इसको गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कहा जाता है, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम एनजीओज भी कहते हैं, ये भी लोगों की भलाई के लिए होती हैं और ये भी ऑलमोस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट की तरीके से ही काम करती हैं। और कॉपरेटिव्स, इस ये क्या है इसको हम डिटेल में जब पढ़ रहे होंगे तभी देखेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रीजन दे आर फॉर्म्ड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। So defining an organization is difficult as there are many types of organizations which are set up to meet a variety of needs such as clubs, schools, companies, charities, hospitals. एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, सिंपल ये होती है कि एक से ज़्यादा लोग, ये एक बंदा है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। अगर इसने अपने दोस्त को साथ में मिला लिया, अब ये दो लोग हो गए, एक से ज़्यादा लोग हो गए, इन दोनों का एक कंबाइंड गोल है। क्या? लेट्स से इनका गोल है प्रॉफिट, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ये एक बिजनेस शुरू करेंगे और उस बिजनेस के थ्रू ही अपने गोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोग अगर किसी गोल की तरफ एक कंट्रोल्ड मैनर में आगे बढ़ें तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सिंपल सा मैंने बताया है, अब इसको थ्योरी में देखते हैं। Organizations are social arrangements for the controlled performance of collective goals. Controlled performance of collective goals. Social arrangements जैसे कि एक लड़का और उसका दोस्त, ये मैंने टेढ़ा बंदा बना दिया, bear with it, और ये दो लोग, ये सोशल अरेंजमेंट बन गई। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, बिजनेस करेंगे ये, और लिमिट्स में रहते हुए करेंगे। जाहिर सी बात है, बिजनेस करेंगे तो फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बिजनेस के अंदर फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। तो वो फालतू का खर्चा ना करना इज कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर कलेक्टिव गोल्स यानी कि प्रॉफिट, तो इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नोट द थ्री की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है जो मैंने अंडरलाइन की हैं, कलेक्टिव गोल्स, सोशल अरेंजमेंट्स और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। कोई एक गोल होगा प्रॉफिट, जैसे कि उसकी तरफ एक या एक से ज़्यादा लोग, ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, बढ़ेगी एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के थ्रू। मतलब कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें एक कंट्रोल हो। कंट्रोल से मतलब ये नहीं कि उनका कंट्रोल हो, कंट्रोल से मतलब ये कि वो ओवर द एज ना जाए, फालतू फजूल खर्ची ना करें। लेट से फॉर एग्जांपल, एक एनजीओ है, तो एनजीओ में बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक सोशल अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, एनजीओ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के थ्रू, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस अगेन, एनजीओ अपना ऑडिट कराती है, एनजीओ अपने खर्चे बचाती है, एनजीओ कोशिश करती है कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो एनजीओ कंट्रोल परफॉर्मेंस करते हुए अपने एक गोल की तरफ बढ़ती है। जैसे कि क्या गोल होता है, गरीब लोगों को खाना खिलाना, लोगों को शेल्टर देना, लोगों को दवाइयाँ देना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, कलेक्टिव गोल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइंड बाय देयर गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन को गोल से डिफाइन किया जाता है। आपको कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे पता चलता है? उनके गोल से कि उन्होंने करना क्या है। जैसे कि एक कॉरपोरेट या एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होगा कि हमने पैसे कमाने हैं,
एक एनजीओ का गोल ये होगा कि हमने लोगों की मदद करनी है, एक गवर्नमेंट स्कूल का गोल ये होगा कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बना दी हुई है, द मेन गोल ऑफ अ स्कूल इज टू एजुकेट पीपल्स, इट विल देयरफॉर बी ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली टू अ कंपनी दैट एम्स टू मेक प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे स्कूल का एक काम करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि स्कूल का गोल अलग है। स्कूल का गोल है मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, और उसका काम अलग होगा करने का तरीका एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जो मार्केट के अंदर बैठी हुई है, कंपनी लेट से। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बैठी है प्रॉफिट कमाने, स्कूल प्रॉफिट कमाने नहीं बैठा। आइडियली स्कूल का यही पर्पस होता है कि आप बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो। सोशल अरेंजमेंट्स, someone working alone cannot be classed as an organization। जैसे कि मैंने ऊपर कहा, एक बंदा मिलके कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता, उसको अपने साथ एक बंदा और जोड़ना पड़ेगा, फिर अब वो ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। Organizations are structured to allow people to work to work together towards a common goal। दोनों बंदों का, दोनों लोगों का सेम गोल हो। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, इन दोनों का गोल था सेम, कि प्रॉफिट कमाना है। तो इन दोनों ने सोचा कि कोई ना कोई बिजनेस करें। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, an organization which will have systems and procedures in place to ensure that group goals are achieved. For a company, this could involve setting sales targets or periodically assessing the performance of staff members। और मैंने क्या कहा था कि एक कंट्रोल्ड मैनर में ये लोग चलेंगे। कंट्रोल्ड से क्या मतलब था? कंट्रोल्ड से मतलब ये था कि फजूल खर्ची नहीं करेंगे, अपनी कॉस्ट बचाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करेंगे कि भाई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ 10 लाख रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर दूँ, जबकि मार्केटिंग का बजट हमने रखा था लेट से 2 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस रखो, आप एक अपना एक सेल्स बजट बनाओ, आप अपना कॉस्ट बजट बनाओ, ताकि आपका प्रॉफिट भी हो। ऐसा भी नहीं है अगर आपने सारी की सारी खर्चा ही कर दिया तो फिर आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? प्रॉफिट तभी आप कमा पाओगे जब आप एक कंट्रोल्ड मैनर में बिजनेस करोगे। सिर्फ दो लोगों का मिलके एक कलेक्टिव गोल की तरफ आगे बढ़ना इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। वो एक कंप्लीट नहीं होता है उससे काम इससे कंप्लीट होता है कि जब दो लोग मिलके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने आप को अपनी अपनी लिमिट के अंदर रखते रखते लेके चलें, राइट। It is worth noting that a major similarity between most organizations is that they are mainly concerned with taking inputs and transforming them into outputs। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेजर सिमिलैरिटी क्या होती है कि वो इनपुट्स लेते हैं और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू आउटपुट्स। लेट्स से फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिस could involve taking raw materials and transforming them into finished products। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर बात करें जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसका गोल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेचना। तो उसका गोल ये है, तो वो रॉ मटेरियल लेगी, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी और प्रोडक्ट बेच देगी। इसी तरीके से एक स्कूल का इनपुट देखा जाए तो वो एक रॉ बच्चे को लेके आते हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, और वो उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड एजुकेटेड बच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको अब पढ़ना लिखना भी आता है, जो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी रेडी होता है। Accountancy training firm will also take inputs students and syllabuses। जैसे मैंने स्कूल की एग्जांपल दी, वैसे ही अकाउंटेंसी फर्म्स की एग्जांपल आ गई। ट्रेनिंग फर्म है तो मतलब ट्रेन करती है, तो उसका काम क्या है कि स्टूडेंट्स को लेगी और ट्रांसफॉर्म देम इनटू क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। वैसे ही जैसे कि वो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अकाउंटेंसी नहीं आती थी, और उनको क्वालिफाइड अकाउंटेंट बना दिया उस फर्म ने। इलस्ट्रेशन है, अ फुटबॉल टीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक फुटबॉल टीम को ऑर्गेनाइजेशन क्यों कह सकते हैं? एक फुटबॉल टीम को ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक सबसे पहली बात, उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो सोशल अरेंजमेंट्स वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। उनका एक मेन सबका एक गोल होता है, तो गोल कॉन्ग्रुएंस वहाँ पे होती है। क्या गोल होता है? कि अपनी टीम को जिताना है, राइट। और वो एक कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं, वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, वो अपने प्लान से
जुड़ के चलते हैं, प्लान से बाहर नहीं जाते। उनके कोच ने कहा होता है कि अटैक करना तो वो अटैक करते हैं, उनके कोच ने कहा होता है डिफेंड करना तो वो डिफेंड करते हैं। तो वो एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के थ्रू अपने गोल की तरफ जाते हैं। तो कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसलिए हम एक फुटबॉल टीम को भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो पैसे कमाने नहीं आए या फिर वो कोई काम धंधा नहीं कर रहे। लेकिन कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस अगर वो कर रहे हैं गोल की तरफ एक से ज़्यादा लोग मिलकर, तो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर कह सकते हैं। इसको पढ़ लेना आप, इससे मैंने समझा दिया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, which of the following would be considered to be an organization according to the definition? इन 3 चीज़ों में से किस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? क्या एक सोल ट्रेडर को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर अकेला होता है, और मैंने कहा कि अकेला बंदा कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। अ टेनिस क्लब, एक टेनिस क्लब, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? ज़रूर, टेनिस क्लब को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन जो भी क्लब है उसके अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक बंदे का कभी भी क्लब नहीं होता। और उनका एक गोल होगा। गोल क्या होगा कि अपने क्लब मेंबर्स को टेनिस की सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि वो आके टेनिस खेलें। और कंट्रोल्ड मैनर में कैसे? वो सब फीस देंगे, उस फीस से कोई उन्होंने उस फीस को कंट्रोल, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट बिठाई होगी क्लब की, उस फीस को फिर वो मैनेजमेंट जो है एक अच्छे तरीके से सारी रिसोर्सेज को, सारी सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए खर्च करेगी। तो एक कंट्रोल्ड मैनर में एक टेनिस क्लब चल रहा है एक सिमिलर गोल की तरफ और एक से ज़्यादा लोगों को लेते हुए। तो यहाँ तीनों जो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, टेनिस क्लब को हम कह सकते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक चीज़ पूरी हो गई। सोशल अरेंजमेंट वाली पूरी हो गई। तो अब गोल पे देखेंगे, गोल क्या है हॉस्पिटल का? एक गोल भी है, सबका एक गोल होता है जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, क्या कि पेशेंट को रिकवर कराना है। तो दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई। और अगेन कंट्रोल्ड मैनर में चल रहे होते हैं कि एक हॉस्पिटल में प्रॉपर हायरार्की होती है, हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगेन किस तरीके की दवा देनी है किस तरीके की नहीं देनी है, कंट्रोल्ड मैनर चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर के दिल क्या कहते हैं, पेशेंट आया कोई बीमारी लेके और डॉक्टर के दिल में आ रहा था कि आज मैंने ये वाला इंजेक्शन लगाना है, उसने वो वाला इंजेक्शन लगा दिया, अब कोई सा भी, और मरीज़ बेचारा पेशेंट मर गया। ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के थ्रू एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए चल रहे होते हैं। तो एक हॉस्पिटल को भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसका आंसर है 2 और 3। वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस? एक ऑर्गेनाइजेशन ही बन के चलना क्यों ज़रूरी है, या उसके फ़ायदे क्या हैं? इसको हम फ़ायदे भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा, एक अकेले बंदे से बेहतर है कि 2 बंदे हों। अगर एक बंदा अकेला बिजनेस कर रहा होगा और 2 बंदे मिल के बिजनेस कर रहे होंगे, हाँ, कि ये चीज़ अलग रख के फ़िलहाल कि इस एक बंदे को ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आती हो और इनको दोनों को नहीं आती हो, इस चीज़ को फ़िलहाल अलग रख के लेट्स से ये तीनों सिमिलर स्केल पे रैंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, स्पेशलाइजेशन, तीनों एक जैसे हैं। तो क्या बेहतर होगा, एक बंदा अकेला बिजनेस करे या 2 बंदे मिल के बिजनेस करें? 2 बंदे मिल के बिजनेस करें, राइट। क्यों? उससे क्या फ़ायदे होंगे? यही फ़ायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि शेयर्स स्किल एंड नॉलेज। क्या होता है कि लेट्स से पर्सन ए है, ये पर्सन ए हो गया, एक मिनट, लेट्स से ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। ए को जो है लेट्स से उसको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत है, और बी को जो है उसको सेल्स की नॉलेज है, मार्केटिंग की नॉलेज है। तो बी जो है वो, बी को प्रोडक्शन सेल्स सब आता है, बस फाइनेंसेस करने नहीं आते, अपने अकाउंट्स मैनेज करने नहीं आते, ठीक है। तो बी जो है वो प्रोडक्शन भी करेगा, सेल्स भी करेगा, बेच के भी आ जाएगा सामान, पैसे भी ले आएगा। अब उस पैसे को, उस रिसीवेबल को, उस पेएबल को, उसको मैनेज कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो अगर ये दोनों मिल के बिजनेस कर रहे होते, अब इनका बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा होता। क्यों? बी ने सेल्स की, बी पैसे लेके आ गया, इसने उसको उन पैसों के लिए अकाउंटिंग कर दी, तो दोनों खुश।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये बंदा अकेला काम कर रहा होता, अगेन इस बंदे को सेल्स आती, प्रोडक्शन आती, अकाउंटिंग नहीं आती, तो फिर काम नहीं चलता। स्पेशलाइज, individual workers can concentrate on a limited type of activity. This allows them to build a greater level of skill and knowledge than they would have if they attempted to be good at everything. ब्रूसली का एक कोटेशन है, अगर मैं आपको बताऊं, उसका कोटेशन ये है कि उसको नॉर्मल मैं अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ, उसने तो चाइनीज़ में बोला होगा। ब्रूसली को उस बंदे से डर नहीं लगता जो 1000 किस्म की किक्स, 1000 किक्स को वन टाइम प्रैक्टिस करे। ब्रूसली को उससे डर नहीं लगता। ब्रूसली को उससे डर लगता है जो एक किक को, कोई सी भी किक को, उसको 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करे। उसने ये क्यों कहा, यहाँ पे वो बात आती है। उसने ये इसलिए कहा कि अगेन अगर हम इस एग्जाम्पल पे जाएं, अगर पर्सन ए सिर्फ अपना बिजनेस करता रहता या पर्सन बी सिर्फ अपना बिजनेस करता रहता, तो लेट्स से पर्सन बी अपना बिजनेस करता सिर्फ, ठीक है, तो बी को प्रोडक्शन भी करनी पड़ती, सेल्स भी करनी पड़ती, अकाउंटिंग भी करनी पड़ती, ठीक है। वो कुछ भी सही से नहीं कर पाता, वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन अगर अब उसने पर्सन ए के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो अब ए उसके लिए अकाउंटिंग करेगा, तो अब बी जो है वो पूरा का पूरा फोकस अपना प्रोडक्शन और सेल्स पे कर देगा। उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्शन और सेल्स में एक्सेल कर जाएगा, प्रोडक्शन और सेल्स का लेट्स से किंग बन जाएगा, ठीक है। और अगर पर्सन ए, सिमिलरली पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन ए को जो है अकाउंटिंग का किंग बन जाएगा, वो अकाउंटिंग ही करेगा सिर्फ, तो अकाउंटिंग में इतनी अच्छी स्किल्स हो जाएंगी उसकी कि कोई इसको बीट नहीं कर सकेगा। वही बात यहाँ पे आती है ब्रूसली वाली इस चीज़ में, कि अगर पर्सन बी 1000 किक्स मतलब हर तरीके के काम कर रहा होगा, थोड़े 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 एक एक दफ़ा, जो मैंने एग्जाम्पल में एक एक दफ़ा का मतलब था थोड़े थोड़े दफ़ा, तो अगर पर्सन भी सेल्स भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, अकाउंटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर पा रहा है, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि अगर वो सिर्फ सेल्स कर रहा हो और हर वक्त सेल्स ही कर रहा हो, है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जब, तो स्कूल में बच्चे को 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ेगा, सोशियोलॉजी भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा। लेकिन जब वो अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ में आता है, लेट्स से वो अगेन इंजीनियरिंग करने चले जाता है, फिज़िक्स पढ़ता है, वो फिज़िक्स से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग करता है, अब वो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ेगा, अब उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, अब उसको बायोलॉजी नहीं पढ़नी, अब उसको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, अब उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी। तो क्या लगता है, वो फिज़िक्स में स्कूल लाइफ में बेहतर परफॉर्म करता या अब बेहतर परफॉर्म करेगा? अब बेहतर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े नहीं पढ़ रहा, अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा और वो सही से पढ़ रहा है। तो इसीलिए जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो एक काम एक ही बंदा करता है, तो वो उसमें एक्सेल करता है, उसमें वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का एक ये बेनिफिट होता है। पूल रिसोर्सेज, पूल रिसोर्सेज तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेट्स से पर्सन ए के पास $5000 थे, पर्सन बी के पास $3000 थे, तो इन दोनों ने, अगर ये अकेला बिजनेस करता तो ये $5000 में रहते रहते बिजनेस करता, और अगर अभी पर्सन ए को मिला लेगा तो अभी दोनों 8000 के अंदर बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से इनकी रिसोर्सेज भी एक जगह पर मिल जाती हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। This results in synergy where organizations can achieve more than the individual can on their own. तो ये दोनों मिलके ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे बजाय के इसके कि ये अकेला बंदा काम करे। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो ये इससे अच्छा काम कर लेंगे। Test understanding 2. Daniel is organizing a social event. तो एक सोशल इवेंट में अगर वो एक कमेटी बना देगा तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे बजाय कि वो खुद से वो इवेंट ऑर्गेनाइज करे। क्या बेनिफिट्स होंगे? नंबर 1, it would help to overcome his limitations by bringing on board other people with different skills to him. अगर डैनियल
अपने से खुद से बिजनेस ऑर्गेनाइज खुद से ही इवेंट ऑर्गेनाइज ना करे, अगर वो एक कमेटी बना ले अपने साथ कुछ लोगों को मिला ले और फिर वो कमेटी मिल के बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करे, तो उससे ये बेनिफिट हो सकता है ज़रूर जो इसमें लिखा हुआ है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जो डैनियल को खुद को नहीं आती होंगी, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में वो चीज़ें उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती होंगी। लेकिन अब क्योंकि उसने एक कमेटी बना ली है, उसके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल आ गया है जिनको हो सकता है वो स्किल्स आती हों, तो अब वो कमेटी के थ्रू वो लोग, क्योंकि अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, अब वो लोग ज़रूर डैनियल को मदद दे सकते हैं उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये ज़रूर एक फ़ायदा है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इट वुड सेव टाइम थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एवरीवन ऑन द कमेटी। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी काम होगा। इट वुड हेल्प टू सेटिस्फाई डैनियल्स सोशल नीड्स। अगर डैनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कमेटी बनाए, तो वो उसको उसकी सोशल नीड्स पूरी करने के लिए हेल्प करेगी। कह सकते हैं बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमें भी कहा जाता है ना कि ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है अगर वो बेचारा अकेला एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा तो वो उतना उसको प्लीज़ नहीं करेगा अगर वो कुछ लोगों के साथ मिलके अपनी एक टीम बना के करे, और फिर जब वो इवेंट अगर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए तो फिर वो सब मिलके पार्टी भी करें, अकेला वो क्या ही पार्टी करेगा, राइट। तो ये भी एक बिल्कुल कह सकते हैं बेनिफिट है। All members of committee would have to be skilled in all aspects of managing the social event. हर मेंबर को हर चीज़ आनी चाहिए। क्या ये हमने अभी तक पढ़ा है? क्या हमने ये पढ़ा है कि हर चीज़ हर किसी को आनी चाहिए? नहीं। क्यों? ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को कोई चीज़ नहीं आती होगी तो वो किसी और को आती होगी। तो हर किसी को हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है। यही तो फ़ायदा है लोगों के मिलने का, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। तो इसलिए ये वाला आंसर गलत है। तो आंसर क्या हुआ? 1 2 and 3 ए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या टाइप्स हैं? कमर्शियल वर्सेस नॉन प्रॉफिट। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, जिसका पर्पस पैसे कमाना हो। Commercial or profit-seeking organizations see their main objective as maximizing the wealth of their owners. पैसे कमा के अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। 3 उसकी टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी हुई होंगी, F3 में पढ़ी हुई होंगी, वरना FA2 में पढ़ी हुई होंगी। सोल ट्रेडर, अगर आप अकेले बिजनेस करते हो, द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ओनर इज नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस इटसेल्फ। ये सब पता है कि सोल ट्रेडर जो है लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं होता बिजनेस से, और ये सब। और इसको वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे भी नहीं, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे भी नहीं, इसीलिए क्योंकि वो एक ही बंदा है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं सकते हम। पार्टनरशिप को हम ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक गोल की तरफ यानी पैसे कमाने के गोल की तरफ मिलके चल रहे होते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, तो उसको हम ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप, द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन एंड रन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स, और ये भी लीगली सेपरेट एंटिटी नहीं होते हैं। However, in recent year, countries have created alternative partnership structures such as limited liability partnership. जैसे कि आपने कंपनीज में सुना होगा कि LLC होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ऐसी ही अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स भी आने लग गई हैं यूके में। जिससे क्या मतलब होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, जो ओनर्स जो होते हैं वो अपनी पार्टनरशिप से। उसके बाद कंपनीज होती हैं। कंपनीज का पता है, LLC होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है, जिसमें आम पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स यानी कि उसकी ओनरशिप ले सके। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो, जिसमें हर कोई अपनी मर्जी से ऐसे ही पैसे दे के ओनर ना बन सकता हो,
तो उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस पैसे कमाना नहीं होता, जिनका पर्पस पैसे कमाना नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि ये, अच्छा एक हमें मिसकंसेप्शन होती है, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी मैं क्लियर करूँगा। वो ये कि हम लोग ये समझते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लेट से फ्री में अगर सामान दे रही है तो वो तो मतलब पैसे सारे के सारे वो एंड कंज्यूमर तक जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमाती लेकिन ये अपनी कॉस्ट ज़रूर पूरी करती हैं, ठीक है। Not for profit organizations do not see profitability as their main objective, do not see profitability as their main objective. Instead, they seek to satisfy particular needs of their members or sectors of society that they have been set up to benefit. लेकिन उनका पर्पस क्या होता है? टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ मेंबर्स उनके, अगर तो वो कोई मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी मेंबर्स ने मिलके बनाया, कुछ मेंबर्स हैं उसके, या फिर नॉर्मली एक सोसाइटी किसी सेक्टर जैसे कि गरीब लोग या कुछ, या जैसे कि होमलेस लोग जिनके पास घर नहीं है, उनकी नीड्स को, जिसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हो, उनकी नीड्स को पूरा करना। इलस्ट्रेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज सच एज HM रेवेन्यू एंड कस्टम, जैसे कि HMRC, या आप जब F6 का पेपर पढ़ोगे तो F6 में टैक्स में आप पढ़ोगे HMRC को। ये है जैसे कि पाकिस्तान में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो टैक्स लेता है। इस तरीके से UK में HMRC है, वो वहाँ पे टैक्स लेते हैं। तो इनका पर्पस टैक्स लेना होता है, इनका ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका पर्पस अपना टैक्स इकट्ठा करना होता है, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो इसलिए इनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। स्कूल्स, वैसे आजकल के ज़माने में स्कूल भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, लेकिन स्कूल्स को भी ओरिजिनली आइडियली नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। हॉस्पिटल्स भी अगेन फॉर प्रॉफिट हो गए हैं आजकल, लेकिन आइडियली उनको भी नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। चैरिटीज तो जैसे कि होती ही नॉट फॉर प्रॉफिट है। क्लब्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई जिम क्लब हो गया, कोई फिटनेस क्लब हो गया, कोई लेट्स से फिजिकल एक्टिविटी क्लब हो गया, कोई क्रिकेट क्लब हो गया। उनका पर्पस भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता अपने मेंबर्स से, उनका पर्पस ये होता है, अगर तो कुछ मेंबर्स ने लेट से मिलके एक मैं अपनी गली के मेंबर्स को मिलके लेके क्लब बना दूँ, तो उसका पर्पस, क्लब का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होगा हम लोगों से ही। उसका पर्पस ये होगा कि वो जिस सर्विसेज को, जिस फैसिलिटीज़ को हमें प्रोवाइड करने के लिए बना है, वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विल वेरी सिग्निफिकेंटली। हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होता, हर किसी का ये मतलब नहीं, क्योंकि अलग अलग गोल्स होते हैं ना, तो वो जो गोल होगा वो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है गोल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव होगा ट्रीट पेशेंट्स, उनका गोल ये होगा कि पेशेंट्स को ट्रीट करके सही करके भेजना है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गोल ये होगा कि अपनी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनको इम्प्लाई करना है, उनको लोगों को जो है लीगली मनवाना है। काउंसिल्स में सी देयर मिशंस एज केयरिंग फॉर देयर कम्युनिटीज़। जो काउंसिल्स होती हैं उनका पर्पज़ ये हो सकता है कि अपनी कम्युनिटीज़ का ख्याल रखना, अपनी लेट्स से माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना, अपने जो भी एक स्पेसिफिक एरिया की कम्युनिटी है उसका ख्याल रखना, उनकी फैसिलिटीज़ को कंप्लीट रखना। अ चैरिटी में हैव प्रोविजन ऑफ रिलीफ ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिसास्टर। एक चैरिटी का ये गोल हो सकता है, लेट्स से कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो उनका चैरिटी का ये गोल हो सकता है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या होती हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। The public sector is the part of the economy that is concerned with providing basic government services and is controlled by government organizations. तो सिंपल, इसमें कोई कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर होती है वो सब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि
पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, और हेल्थ केयर फॉर द पुअर हो गया। ये जनरली ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, तो इसलिए ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आ गई। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में अब गवर्नमेंट के अलावा कोई भी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कमर्शियल हो प्रॉफिट कमाने के लिए, चाहे वो कोई क्लब हो या कोई मेंबरशिप हो, गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि a private sector organization consists of organizations that are run by private individual and groups rather than government। सिंपल इसकी ये डिफ्रेंसिएशन और कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हो सकती हैं? बिजनेस भी हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए, चैरिटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और क्लब्स। ठीक है, we will within these will be both profit seeking and non profit seeking। प्राइवेट होने का और पब्लिक होने का ये डिस्टिंक्शन नहीं है, ये फ़र्क नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है या नहीं कमाना है। सही है, प्राइवेट और पब्लिक में ये डिफरेंस है कि पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर होती है, प्राइवेट आम इंसानों के अंदर होती है, सिविलियंस के अंडर होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकती। प्राइवेट में प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होता है क्लब, एनजीओ भी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, और कमर्शियल यानी कि फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि ये आम लोग चला रहे होंगे, बस ये है पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। Many schools run fundraising events such as fetes where the intention is to make profit. This makes them profit seeking। इन्होंने ये कहा कि काफ़ी स्कूल्स होते हैं वो फंड रेजिंग इवेंट करते हैं, जैसे कि ये कोई इवेंट का नाम है फेटिस, वेयर द इंटेंशन इज़ टू मेक अ प्रॉफिट, जहाँ पे उनकी इंटेंशन होती है प्रॉफिट बनाना, उस फंड रेजिंग को करके प्रॉफिट जनरेट करना। वो जैसे भी प्रॉफिट बनाते हैं उनकी इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट बनाना। तो दिस मेक्स देम प्रॉफिट सीकिंग। क्या वो इनको प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देती है या नहीं? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि स्कूल जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग होते हैं। तो आई थिंक हाँ, क्योंकि वो प्रॉफिट सीख कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन अब प्रॉफिट कमाना हो गई है, तो अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं रहे, तो अब वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गए। एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। A non-governmental organization is one which does not have profit as its primary goal and is not directly linked to national government। ना ये गवर्नमेंट के अंदर होती है, ना इनका गोल होता है प्रॉफिट कमाना। NGOs often promote political, social, environmental change within the countries they operate। NGOs के अलग अलग अपने अपने मोटिव्स होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने अपने एम्स होते हैं। जैसे कि कुछ NGOs बनती हैं हम इन्वायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए, कुछ NGOs बनती हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, रेड क्रॉस हो गई, ये हेल्थ NGO, हेल्थ रिलेटेड NGO है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये कोई NGO है। ग्रीन पीस, नाम से पता चल रहा है ग्रीन, तो इसका मतलब इनका पर्पस इन्वायरमेंटल जो है वेलबींग के लिए है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का पर्पस है मेरा ख्याल है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, आई थिंक। कोऑपरेटिव्स मैंने छोड़ा था, कोऑपरेटिव्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। Cooperative organizations that are owned and democratically controlled by their members, the people who buy their goods or services। Cooperative organizations क्या होती हैं? जो owned और democratically controlled भी उन्हीं लोगों से होती हैं जो उनकी गुड्स खरीदते हैं, जो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सेल कर रही है या उनको प्रोवाइड कर रही है, वो खुद खरीदते भी हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिसको ओन करते हैं वो लोग जो उसकी गुड्स खरीदते हैं, और उसको वो डेमोक्रेटिकली रन करते हैं कि हम
मेजॉरिटी के हिसाब से वो रन होती है ऑर्गेनाइजेशन। ईच मेंबर यूजुअली गेट्स अ सिंगल वोट ऑन की डिसीजन, अनलाइक कंपनीज वेयर शेयर होल्डर गेट वन वोट फॉर ईच शेयर दैट दे ओन। यहाँ पे हर मेंबर के पास एक वोट होता है। कंपनी से डिफरेंट है ये, अनलाइक कंपनीज जहाँ पे एक शेयर के बदले एक वोट मिलता है। यहाँ पे आप खुद एक शेयर हो, एक से ज़्यादा आप शेयर ना आप हो सकते हो ना आप ले सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेट सपोज 5 लोग हैं, ABCDE, पांचों शहर से बहुत दूर रहते हैं और कहीं आसपास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, लेकिन शहर से बहुत दूर रहते हैं। शहर में 2 मार्केट्स हैं, X और Y। तो ये क्या करते हैं, ये अब इन पांचों में से किसी एक को भेज के हफ्ते के हफ्ते सामान सारा मंगवा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अब इनके बीच में वो जो सामान होता है वो खुद खरीद के, मतलब पैसे दे के, जो बंदा सामान लाया होता है उसको पैसे दे के, और ये खुद से स्टोर कर लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, पहली सिचुएशन मीट हो गई ओनरशिप वाली। कैसे कि ये खुद इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, जो भी ये सामान मंगवाएंगे अपने खुद से डिसीजन लेंगे, सब खुद करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी नहीं आ रहा है डिसीजन लेने। दूसरी सिचुएशन क्या है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड। तो डेमोक्रेटिकली कैसे कंट्रोल होगी ये ऑर्गेनाइजेशन? लेट सपोज इन लोगों ने सोचा कि हम वोटिंग कराते हैं कि कौन सी मार्केट से सामान लाना चाहिए। तो B, D और E जो हैं, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। B, D और E जो हैं, BC और E, सॉरी, BC और E ने ये डिसीजन किया कि हम X मार्केट से सामान लाएंगे, ठीक है। और A और D ने कहा कि हमें तो सामान Y मार्केट से चाहिए। तो अब सामान कहाँ से आएगा? सामान आएगा मार्केट X से। क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने X के उसमें वोट दे दिया। दिस इज ऑल, इस चीज़ को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि कुछ लोग मिल के अपने ही फ़ायदे के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, खुद ही उसके ओनर हो, उसमें डेमोक्रेटिकली फैसले लें, और खुद ही वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ जनरेट करे, जो चीज़ प्रोवाइड करे, जो चीज़ मैन्युफैक्चर करे, खुद ही खरीद लें, वो मतलब खुद यूज़ कर लें अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। Which of the following are usually seen as primary objective of companies? कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट कमा कमा के, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये उनका ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ज़रूर कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, तो इसके बगैर वो काम नहीं कर सकते, वो अपनी कंपनी नहीं चला सकते, लेकिन उनका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसलिए वो कंपनी नहीं बनाते कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और तो ये नहीं है टू मेक प्रॉफिट ज़रूर। तो आंसर क्या हुआ? 1 and 3, तो ये हो गया D। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। Which of the following organizations is most likely to be classed as a part of the public sector? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? अगेन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो अंडर गवर्नमेंट काम करती है, मैंने बताया था। तो इनमें से गवर्नमेंट के अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? चैरिटी? नहीं, चैरिटी तो प्राइवेट भी हो सकती है, तो इसलिए चैरिटी तो यहाँ पे नहीं है। सोशल क्लब लोग खुद मिलके बनाते हैं, तो ये भी प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट ही होता है, तो ये पब्लिक नहीं हो सकता है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये नाम में पब्लिक आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऐसा नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब अगेन कंपनी की 2 टाइप्स बताई थी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? अंडर गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, ये वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हुई होती है। ये आपकी भी हो सकती है, ये मेरी भी हो सकती है, तो ये आम लोगों की भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये किसी की भी हो सकती है। इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पब्लिक अपना पैसा डाल के इसके शेयर्स ले सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो गई, राइट? ठीक है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, और पब्लिक कंपनी का ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। उसका ये मतलब है कि पब्लिक इसके अंदर, आम पब्लिक इसके अंदर
अपना पैसा इन्वेस्ट करके शेयर्स ले सकती है। तो इस पब्लिक को उस पब्लिक से मिक्स मत करना, ये पब्लिक अलग है, वो पब्लिक अलग है। स्कूल रह जाता है, स्कूल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है। गवर्नमेंट का काम है कि स्कूल्स क्रिएट करे, स्कूल्स बनाए, बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन का ख्याल रखें। Sectors in which organizations operate. A further difference between the organizations is the market in which they operate. There are large number of different sectors which include organizations जो हैं वो किन sectors में काम करती हैं। तो बहुत सारे sectors हैं। आप ज़िंदगी में एक दिन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स से गुजरते होगे। जैसे कि आप पढ़ते हो, आप एजुकेशन सेक्टर से गुजरते हो, आप बैंक जाते हो, आप फाइनेंस सेक्टर से जाते हो, आप लेट से आटा लाते हो, चावल लाते हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा होता है। आप लेट से जहाँ स्कूल पढ़ने जाते हो वहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अब उनकी डिटेल देखते हैं, जैसे कि क्या क्या सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन, जो भी चावल, आटा, दालें, ये सब प्रोड्यूस करना। प्रोसेसिंग, उनको प्रोसेस करना, उनको साफ़ करना, उनको छानना, उनको प्रॉपर प्रोसेस से गुजारना, उनको एक हेल्दी हेल्दी उसमें गुड में कन्वर्ट करना, और पैकेजिंग उनको करना। माइनिंग, माइनिंग का क्या पर्पज़ है? एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स को या जो भी मेटल्स हैं जो भी हैं, और उनको प्रोसेस करना, आगे भिजवाना। फाइनेंस, this includes the banks and other companies that profit through investments and lending of money to others. फाइनेंस सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये है कि वो बैंक कैसे काम करता है। पर्सन ए आता है बैंक के पास, ये बैंक है। पर्सन ए आता है बैंक के पास, इसको बाद में देखते हैं। वो पर्सन ए जो है अपने $100 बैंक को दे देता है। कितने डॉलर्स बैंक को दे देता है? $100। और बैंक इसको कहता है कि हम आपको 3% रिटर्न देंगे। ठीक है। आगे अब मैं जाता हूँ, मैं पर्सन बी हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे लोन दे दो। बैंक इसके $100 मुझे दे देता है, मुझे लोन मिल गया। मुझे $100 का लोन चाहिए था, मुझे लोन मिल गया। और मुझसे बैंक चार्ज करता है लेट्स से 5%। तो इसका मतलब मैं बैंक को वापस कितने करूँगा? $105। और बैंक जब मुझसे $105 ले लेगा तो बैंक पर्सन ए को कितने डॉलर वापस करेगा? $103। उसके $100 पे 3% मतलब $3 ऐड करके उसको दे देगा, और मुझसे $105 लिए थे। तो बीच में जो $2 रह गए, वो $2 बैंक की अर्निंग। तो इस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। वो इस तरीके से अर्निंग करती हैं कि लोगों को पैसे देती हैं और फिर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। रिटेलर्स, आप जो भी शॉप से सामान लेते हो, सेल्स, रिटेलर का क्या काम है? सेल्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स। रिटेलर्स का काम ये है कि पीछे होलसेल पे फैक्ट्री से सामान लेना और फिर आगे कंज्यूमर को सेल करना। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब कोई भी प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके लोगों को प्रोवाइड करना। अब सर्विसेज अलग अलग हो सकती हैं, फाइनेंस में भी सर्विस आ सकती है। फाइनेंस इज ऑल्सो अ सर्विस, फाइनेंस भी सर्विस है। तो सर्विस हर इंडस्ट्री में हो सकती है, हर सेक्टर में हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाना, या कोई चीज़ लेके जाना, कोरियर कंपनीज वगैरह की तरह की। This is not an exhaustive list, but it should give you some idea of wide range of activities that support organizations. तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ऐसी बहुत सारी सेक्टर्स और होते हैं। अगर मैं सेक्टर्स गिनवाना चाहूँ जैसे और, तो एजुकेशन एक सेक्टर हो गया। एजुकेशन सेक्टर के अलावा अगर मैं सेक्टर कोई देखना चाहूँ तो यहाँ पे हो सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो सकता है, जो घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके से और सेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर लेते हैं। Which of the following is not a benefit of organizations
बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशंस हैव ओवर इंडिविजुअल्स, इसमें से ऐसा कौन सा एक चीज़ बेनिफिट नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं है? दे अलाउ द शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑर्गेनाइजेशन से ये बेनिफिट होता है कि स्किल्स और नॉलेज शेयर होती हैं? बिल्कुल होता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये बेनिफिट है और हमें वो आंसर ढूंढना है जो बेनिफिट नहीं है। दे इनेबल पीपल टू परफॉर्म टास्क्स दे वुड बी अनएबल टू अचीव ऑन देयर ओन। बिल्कुल ये भी एक बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को इनेबल कर देती है, उसको एम्पावर कर देती है कि वो काम भी कर सके जो वो अकेले नहीं कर सकता था। क्यों? अब कैसे कर सकता है वो? क्योंकि अब उसने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अब उसके पास लोग आ गए जिसको वो काम आते हैं, तो वो उनकी मदद से वो काम कर सकता है। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट है, हमें वो ढूंढना है जो बेनिफिट नहीं है। दे इनेबल साइनर्जी टू बी अचीव्ड। साइनर्जी का वही मतलब होता है कि कंबाइंड एफर्ट हो किसी भी चीज़ के लिए, तो साइनर्जी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेनिफिट है। दे स्पीड अप द टाइम टेकन टू मेक डिसीजंस। ये एक डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशंस का। कैसे? अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिसीजन ले लूँगा। लेट से मुझे एक नई शॉप खोलनी है, मैं ठक करके खोल के आ जाऊँगा, मुझे किसी से नहीं पूछना। लेकिन अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस कर रहा हूँ, तो अब मैं अकेले से अपनी मर्जी से जाके दुकान नहीं खोल सकता। मुझे अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने सारे सब लोगों से डिसीजन जो है उनके साथ मिल के लेना पड़ेगा। तो जब एक से ज़्यादा लोग मिल के डिसीजन लेंगे तो उसमें बीच में डिफ्रेंसिएशंस भी आएंगी, डिफरेंसेस भी आएंगे, जो भी उनके एक दूसरे की वो भी आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो डिसीजन मेकिंग ऐसे डिले हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए हमारा ये आंसर है। अकेला बंदा जल्दी फैसला ले लेता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है। Test understanding 7. Green Watch is an independent environmental charity set up to lobby the government for improved environmental regulations on business. What type of organization is Green Watch most likely to be classed as? ग्रीन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आम लोगों ने बनाई हुई है। उसका काम ये है कि गवर्नमेंट को बोलते रहना, लॉबी करना गवर्नमेंट के पास जाके कि अच्छी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बनाएं और बिजनेस पे लगाएं। तो ग्रीन वॉच क्या होगी? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्या वो अंडर गवर्नमेंट है? नहीं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्या कुछ लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो उसको कंट्रोल करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए? नहीं। क्या वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल, एक एनजीओ है जिसका पर्पज़ ये है कि इन्वायरमेंटल वेलबींग के लिए काम करे। कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट कमाना भी इसका पर्पज़ नहीं था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पार्टनरशिप्स आर ओन्ड एंड रन बाय वन और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप जो है एक या एक से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। क्या ऐसा सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि वन और मोर तो कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन तो कर सकते हैं, लेकिन वन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन सेल शेयर्स टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी होती ही वो है जो अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। शेयर होल्डर्स इन कंपनीज टिपिकली हैव लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि कंपनी की लायबिलिटी उनके सर पे नहीं होती। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर होता है। तो शेयर होल्डर के सर पे कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती। ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है लीगली। द ओनर ऑफ सोल ट्रेडर टिपिकली हैव लिमिटेड लायबिलिटी। गलत। सोल ट्रेडर की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसका बिजनेस डूबा तो उसका घर भी बिकेगा। अगर उसने लोगों के लोन्स देने होंगे तो उसका घर भी बिकेगा, सब होगा। ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9, 10 और बस। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 और 10 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को आप देख लेना।
और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट कर देना। और अगर आपने यहाँ तक देखा है लेक्चर तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये भी बताओ कि कैसा लगा लेक्चर, समझ आया नहीं आया है, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वगैरह वगैरह। आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मैंने बायो में कुछ लिंक्स दिए हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, उनको आप फॉलो करना चाहो उन पे फॉलो कर लेना। मैं अभी FA1 MA1 FA2 MA2 F2 F3 सबके लेक्चर्स, सबके सिलेबसेस कंप्लीट करूँगा, और किट्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, तो वो सब कर लेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।